एपिसोड 96 एंड 97। अनिका बिस्तर से नीचे उतरी और अर्जुन की काली जैकेट की ओर चली गई। वार्ड में घंटी बजती रही। जैसे ही अनिका ने जैकेट उठाए और फोन निकालने ही वाली थी, अर्जुन अचानक अंदर आया और उसके हाथ से जैकेट छीन ली। फिर वह शांति से मुस्कुराया। मैं कॉल का जवाब देने के लिए बाहर जा रहा हूं। ये कहकर अर्जुन मुड़ा और वार्ड से बाहर चला गया। उसने फोन निकाला और देखा, यह अनिका का नंबर था। वह केवल फोन काट सकता था। वह बहुत खतरनाक था। उस पल अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। उसका माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। अभी भी अनिका को उसकी पहचान बताने का सही समय नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर इसे छिपाना चाहता था, लेकिन अगर अनिका को इसके बारे में पता चल जाता, तो वह, अहाना और यहाँ तक कि पूरा शर्मा परिवार खतरे में पड़ जाता। केवल अर्जुन खुद ही इस खतरे से वाकिफ था। अर्जुन ने उस महिला की चालें देख ली थीं। जिस समय उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा था, उस समय वह महिला पर्दे के पीछे से काम करती रही थी। वार्ड में अनिका ने फोन की आवाज सुनते हुए अपने हाथ मोड़ लिए। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ काम हो? उसने एक और कॉल किया, लेकिन एक बार फिर बताया गया कि रिसीवर की लाइन व्यस्त थी। असहाय महसूस करते हुए अनिका ने राहत की सांस लेकर ही हार मान ली। आखिरकार उसके लिए दूसरों से भीख मांगना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। इस समय अर्जुन अंदर आया और बोला, कंपनी में कुछ जरूरी काम है। उन्हें मेरी वापसी की जरूरत है। अनिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह चिढ़ रही थी और उसने जवाब में बस कुछ बार सिर हिलाया। अहाना की सर्जरी में अब और देरी नहीं की जा सकती थी। उम्मीद सिर्फ रोहन पर नहीं रखी जा सकती थी। अगर हालात और भी खराब हो गए तो अनिका सिर्फ उस पर ही भरोसा कर सकता था। हालांकि वार्ड से बाहर जाने से पहले अर्जुन ने हल्के से कहा, अनिका, चिंता मत करो। मैं अहाना की सर्जरी का प्रबंध कर दूंगा। मैंने देश के एक जाने माने डॉक्टर से संपर्क किया है और उन्होंने उपचार योजना भी दी है। अगले कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। अनिका ने तुरंत ही अर्जुन की बात को ठंडे चेहरे से बीच में ही रोक दिया। ऐसा नहीं था कि उसे अर्जुन पर विश्वास नहीं था। वह बस ये सोच रही थी कि जो डॉक्टर उसने ढूंढा है, वह उपयोगी है या नहीं। अर्जुन स्तब्ध था, यहाँ तक कि थोड़ा असहज भी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अनिका को उसके रवैये से समस्या का एहसास हो गया था। और उसने थोड़े चिढ़े हुए लहजे में समझाया, अर्जुन, मुझे गलत मत समझो। अहाना के बारे में आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं बस थोड़ा निराश हूं। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से अनिका की वर्तमान भावनाओं को समझ लिया। मैं समझता हूं, अहाना भी मेरी बेटी है। अगर आपके पास कोई विचार है, तो आप मेरे साथ उस पर चर्चा कर सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। अनिका भी मुस्कुराई। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। क्या ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपकी कंपनी को आपकी जरूरत है? आपको जाकर इसे सुलझा लेना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, माया जी गुस्से में अंदर घुस गई। बिना कुछ और कहे वह ऊपर आए, अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और कोसते हुए बोली, अर्जुन कपूर, तुमने अभी मुझसे कैसे बात की? क्या तुम्हारे पंख पहले से ही सख्त हो गए हैं? क्या इसीलिए तुमने मुझे, अपनी सास को, अपनी नजरों में भी नहीं रखा? वह सचमुच आसमान के खिलाफ जा रहा था। इस घटिया दामाद ने भी अब उस पर चिल्लाने की हिम्मत की। क्या स्वयं एक सास होने के नाते वह इतनी अशोभनीय नहीं हो गई थी? उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। अर्जुन को यह भी पता था कि अगर वह माया जी को नाराज करेगा तो उसे उससे अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए वह केवल अपना सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर सकता था। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब सॉरी कहने का क्या फायदा? माया जी समझौता करने वाली और माफ न करने वाली थी। उसका चेहरा व्यंग्य और गुस्से से भरा हुआ था। तुम दोनों को अब इस बारे में बात करनी चाहिए कि तुम तलाक कब लोगे। तलाक? फिर से तलाक? अर्जुन सचमुच बहुत नाराज था। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था। अनिका, जो बगल में खड़ी थी, भी पास आए और असहाय सी आह भरी। उसने पूछा, माँ, तुम्हें फिर क्या हो गया है? सुबह सुबह यहाँ परेशानी खड़ी कर रही हो। क्या तुम मुझे थोड़ा शांत समय नहीं दे सकती? अनिका अपनी माँ के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। अकारण परेशानी खड़ी करना और बचकानी हरकतें करना उसकी सर्वश्रेष्ठ कुशलता थी।
उसने कभी भी अर्जुन को अपना दामाद नहीं माना था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अनिका का अर्जुन के साथ विवाह से पहले गर्भधारण हो गया था, जिसके कारण उसे अपने परिवार द्वारा शर्मिंदा होना पड़ा। इसी वजह से अनिका और अर्जुन घर से बाहर चले गए और रहने के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया। आम दिनों में हर कोई माया जी की बात मानता था। भले ही वह अनुचित व्यवहार कर रही हो, हर कोई उसे सहन कर लेता था। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं परेशानी खड़ी कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? इस कूड़े ने अभी अभी मुझे बाहर डांटने की हिम्मत की। माया जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया। मुझे परवाह नहीं कि तुम दोनों क्या सोचते हो। इस परिवार में वह और मैं एक साथ नहीं रह सकते। अनिका खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसने अर्जुन को देखा और उसे डांटने का नाटक किया। अर्जुन, तुमने अभी मेरी माँ से कैसे बात की? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि क्या करे, इसलिए वह नीचे झुका और माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दो। इस समय माया जी एक बड़े, विजयी मुर्गे की तरह अपनी ठोड़ी ऊंची करके खड़ी थी। वह उसे कुछ और गालियां देती रही। अर्जुन ने भी कुछ बार माफी मांगी और उसके बाद ही वह वहां से निकल पाया। अर्जुन को दूर जाते देख उसने अपना सिर घुमाया। अनिका का हाथ थामा और गंभीरता से कहा, ओह अनिका, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? तुम अब भी उस कूड़े के साथ क्यों रहना चाहती हो? क्या इस दुनिया में अच्छे आदमी नहीं हैं? मुझे लगता है कि अमन बुरा नहीं है। वह सुंदर है और उसका पारिवारिक इतिहास अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हारे पिता और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। अनिका बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसे पता था कि जब उसकी माँ यहाँ आई थी तो वह कुछ गलत करने की फिराक में थी। माँ, प्लीज बात करना बंद करो। मुझे अब इस बारे में सोचने का मन नहीं है। अनिका ने असहाय होकर कहा। वह अपने बिस्तर पर चली गई और बगल में लेट गई। हालांकि माया जी ने बात जारी रखी। अगर आपको अमन पसंद नहीं है तो रोहन भी ठीक है। मैं देख रही हूं कि वह इन दिनों व्यस्त है। इस तरह का आदमी अब बहुत कम मिलता है। जब अनिका ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो माया जी इतनी क्रोधित हो गई कि वह कराहने लगी। ये लड़की, तुम इतनी जिद्दी कैसे हो? अर्जुन कपूर में क्या अच्छाई है? वह पैसे नहीं कमा सकता और उसका कोई सामाजिक संबंध भी नहीं है। उसके दोस्त दूसरों से ज्यादा गरीब हैं। इस तरह के आदमी समाज के लिए एक गंदा काम है। मुझे परवाह नहीं कि तुम सहमत हो या नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए फैसले लेता हूँ। तुम्हें अर्जुन से तलाक लेना ही होगा। माया जी ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि अपनी बेटी की शादी और उसके भविष्य की खुशी के लिए उसे ही मामले को अपने हाथों में लेना होगा। अनिका सुनते सुनते थक गई थी। उसने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी और खुद को कंबल से ढक लिया। माया जी ने फुसफुसाकर कुछ शब्द कहे, अपना बैग तेजी से उठाया और अस्पताल से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन कंपनी में वापस लौटने के लिए तैयार थे। अहाना अभी भी कंपनी में थी और उसकी देखभाल की जा रही थी। इन दिनों काम बहुत व्यस्त था और वह उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते समय अर्जुन का फोन बजा। पता चला कि टीना ही फोन कर रही थी। वह उसे क्यों बुला रही थी? कॉल कनेक्ट हुई और दूसरी तरफ से टीना की ठंडी आवाज आए, अर्जुन, स्टारलाइट बार में आओ। 10 मिनट में जल्दी आओ। अगर तुमने देर से आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे बारे में अनिका के सामने बता दूंगी। उसकी बात खत्म होते ही कॉल खत्म हो गई। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह बस असहाय होकर आहें भर रहा था और जल्दी से स्कूटर चलाकर स्टारलाइट बार की ओर जा रहा था। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बार लॉबी में टीना और उसकी 4 सहेलियों को 7 या 8 युवक घेरे हुए थे। वहां 2 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। अर्जुन इन 2 व्यक्तियों काइल और जैकी से बहुत परिचित थे। काइल और जैकी दोनों के चेहरे पर चोटें थीं। उनके गाल लाल और सूजे हुए थे और उनकी आंखों के कोनों पर चोट के निशान थे। जैसे ही अर्जुन आया, टीना उठी और अहंकार से डांटते हुए बोली, आधा घंटा बीत गया है। क्या मैंने नहीं कहा था कि 10 मिनट में आ जाओ? माफ कीजिए, ट्रैफिक। अर्जुन मुस्कुराया। उस टूटे स्कूटर से ट्रैफिक? तुमने ये जानबूझकर किया था, है ना? मैं वापस जाकर अपने चचेरी बहन को बता दूंगी कि तुम अक्सर वेश्यालयों में जाते हो। टीना ने निर्दयता से कहा। काइल और जैकी भी उपहास करने लगे। टीना, तुमने इसे निकम्मा क्यों कहा? वह क्या कर सकता है? ठीक है,
ये बेवकूफ क्या कर सकता है? अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, मुड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। वह यहाँ धमकाए जाने के लिए नहीं आया था। इस समय टीना चिंतित हो गई और जोर से चिल्लाई, अर्जुन अगर तुम जाने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं दूंगी। जब तक मैं अंकल और आंटी से कुछ शब्द कहती हूँ, क्या तुम अभी भी शर्मा के साथ एक अच्छा जीवन जी सकते हो? यकीनन, ये शब्द बोलते ही अर्जुन रुक गया। वह पलटा और टीना को घूरने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तुम बच्चों के साथ शरारत करने का समय नहीं है, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। इस समय वहां मौजूद सभी 7 या 8 लोग उपहास करने लगे। उनमें से एक के बाल लाल थे और उसके बाल तिरछे थे। उन्होंने खुली नेकलाइन वाली फूलों वाली शर्ट पहनी हुई थी जिससे टैटू दिखाई दे रहा था। वे धूम्रपान कर रहे थे और तिरछी आंखों से अर्जुन को देख रहे थे। इस चाचा का मुंह बहुत बड़ा है। मैंने टीना को ये कहते हुए सुना कि तुम उसकी चचेरी बहन के पति हो। तो वह तुम्हारी भाभी है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ये व्यक्ति बहुत ही लापरवाह था। उसने अनुमान लगाया कि टीना और अन्य लोगों ने उन्हें उकसाया होगा। ज्यादा से ज्यादा ये पैसे के बारे में था। क्या बात है, बस उन्हें जाने दो, मुझे और भी काम करने हैं, अर्जुन ने कहा। भाड़ में जाओ, देखो तुम हमारे दोस्तों से कैसे बात करते हो। तुम बच्चे पागल हो, तुम खेलना चाहते हो, अपनी माँ को चोदो, मेरे दोस्त से माफी मांगो। अचानक उन लड़कों के पीछे खड़े कुछ युवा लोगों ने गुस्से से अर्जुन की ओर इशारा किया और भयंकर गालियां दी। टीना भी बहुत डर गई थी, इसलिए वह खड़ी हो गई। अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाए, अर्जुन कपूर तुम पागल हो। तुम जैक्शन से क्यों बात कर रहे हो? जल्दी से उससे माफी मांगो। यह अर्जुन कपूर तो हमेशा से ही काया था। अब वह इतना अड़ियल क्यों हो गया? यदि जैक्शन नाराज हो गया तो वे ये स्थान नहीं छोड़ सकेंगे। हालांकि जैक्शन मुस्कुराया और अपने अधीनस्थों को टीना पर दबाव डालने की अनुमति दी जबकि उसने अर्जुन से कहा, 100,000 रुपये। आपकी भाभी को हमें 100,000 रुपये देने हैं। जब तक आप पैसे निकाल कर लाते हैं, आप उन्हें ले जा सकते हैं। 100,000 रुपये। अर्जुन ने तुरंत आश्चर्य से टीना की ओर देखा। टीना ने उदासीनता से अपना सिर घुमाया और बिना किसी शर्म के बोली, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और पैसे निकालो। दोपहर में अभी भी मेरी क्लास है।